नमस्कार, स्वागत है आप सबका साधना न्यूज पर। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। आज के पोस्टमार्टम में हम चर्चा करेंगे देश के धन कुबेरों की, उन धन कुबेरों की जो देश के 3/4 संपत्ति के मालिक हैं। एक तरफ गरीबी का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अमीरों का भी ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्यों बढ़ रही है गरीब अमीर की ये खाई? अर्थव्यवस्था का कौन सा दोष है इसके लिए जिम्मेदार, और क्या इस अंतर को कभी पाटा जा सकता है, या ऐसे ही देश में गरीबी गरीबों को मारती रहेगी और अमीर पर लक्ष्मी बरसने का सिलसिला जारी रहेगा? और इस खास चर्चा में, इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके स्टूडियो आ चुके हैं। एनके, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में शामिल होने के लिए। आइए आज इस गंभीर मुद्दे पर हम तमाम पहलुओं से आपको अवगत कराते हैं और इसके तमाम पहलुओं को समझने की बेहतर कोशिश करेंगे आज के पोस्टमार्टम में। एक तरफ देश में गरीबी का आंकड़ा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ अमीरी भी बढ़ती जा रही है। गरीबी और अमीरी की ये खाई अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि देश की लगभग 3/4 संपत्ति 8,000 भारतीयों के पास है। देश में गरीबों की तादाद भले ही न घट रही हो, लेकिन अरबपतियों का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रिसर्च फर्म वेल्थ एक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अरबपति धन कुबेरों की संख्या 8,200 हो गई है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के नाम से पहचाने जाने वाले इस कुनबे की कुल संपत्ति करीब 47,57,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 2010-11 में जीडीपी का आंकड़ा 78.77 लाख करोड़ रुपए था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपत्तियों का आकलन और अध्ययन करने वाली फर्म वेल्थ एक्स के सर्वे के अनुसार भारत में रोज नए करोड़पति बन रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 6,150 भारतीयों के पास $3 करोड़ से $10 करोड़ की संपत्ति है। वहीं करीब 900 भारतीयों के पास $10 करोड़ से $20 करोड़ की संपत्ति है। $20 करोड़ से $50 करोड़ के बीच करीब 880 भारतीय हैं। वहीं $50 करोड़ से $99 करोड़ की संपत्ति वाले भारतीयों की संख्या 160 है। आपको बता दें कि वेल्थ एक्स जो रिपोर्ट तैयार करती है वो फोर्ब्स की सूची से थोड़ा अलग है। फोर्ब्स की सूची का आधार $1 करोड़ होता है, जबकि UHNW में करीब $3 करोड़ यानी 1.51 अरब रुपए की संपत्ति वाले व्यक्ति ही आते हैं। एशिया पैसिफिक देशों की बात करें तो UNHW जनसंख्या के मामले में 13,000 धन कुबेरों के साथ जापान नंबर 1 पर है। वहीं चीन 11,475 धन कुबेरों के साथ नंबर 2 पर है, जबकि भारत को इस सूची में 8,200 धन कुबेरों के साथ तीसरा स्थान मिला है। हालांकि इस रिपोर्ट में एक बात चौंकाने वाली ये भी सामने आई है कि जिन 8,200 लोगों के पास देश की 2/3 संपत्ति है, उनमें से करीब आधे लोग NRI हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो ये एक स्थिति आ गई है कि गरीबी एक तरफ अपने रफ्तार से बढ़ रही है और अमीरी भी उसी रफ्तार से, या यूं कहें और ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ती चली जा रही है। और अगर ये दोनों अलग अलग रास्ते अलग अलग रफ्तार से तेजी से बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी खाई बीच में पैदा होती है, जो बहुत बड़ा संकट के तौर पर देखा जाएगा। इसी संकट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह मौजूद है स्टूडियो में। रुक करते हैं एनके का। एनके, जैसा मैं चर्चा कर रहा था, शायद हम इसको आपसे बेहतर समझना चाहेंगे। मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो दो रास्ते हैं अमीरी और गरीबी के, हमारा जो ताज़ा रिपोर्ट जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वेल्थ एक्स का, ये दो रास्ते जिस रफ्तार से बढ़ेंगे उस बीच की जो खाई है जो वो और गहरी होती चली जाएगी। इस संकट को मैं आपसे चाहूँगा कि जरा समझाएं। मैंने कल भी जो प्रोग्राम किया था उसमें भी यही बताया था, और हम अपने व्यूवर्स को अक्सर बताते रहते हैं कि किस तरह की ये इकोनॉमी जो है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी या लिबरल इकोनॉमी, जो मनमोहन सिंह की देन है, 1991 में शुरू हुई, आज इतने साल हो गए हैं। 20 साल के बाद इसने दिया क्या है, हमने इसको कल भी काफ़ी विस्तार से बताया था। आज भी इसके कुछ नए तथ्य आए हैं तो हमने चाहा कि व्यूवर्स को दिए जाएं। आप देखें कि 8,000 आदमी के पास इस देश में, हमारी पॉपुलेशन 122 करोड़ है इस समय, कुल मिला के ताज़ा देखा जाए तो 123 करोड़ हो गई है। 123 करोड़ में सिर्फ 8,000 हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है जो कि हमारी जीडीपी जो इस समय 78 लाख करोड़ रुपए की है, उसका 70% इनके पास है। मैंने कल बताया था कि लगातार कॉरपोरेट हाउसेस का प्रॉफिट
23% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब कि 4 साल में दूने से ज्यादा हो गया है कॉर्पोरेट हाउसेस का प्रॉफिट। इस इकोनॉमी की ही खराबी है जिसमें कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब की रोटी छिनती जा रही है, उसके पेट में जो अनाज जाता भी था वो कम हो गया, हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। और ऊपर के वर्ग पे आप देखेंगे तो आज होड़ ये लगी है कि दुनिया में जो सबसे महंगी कार इस समय आ रही है उसका कोई ना कोई इंडिया का ही ग्राहक होता है सबसे पहला खरीदने वाला। ये किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ये किस तरह का प्रजातंत्र है, किस तरह का समाजवाद है जिसमें कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। सरकार जनता के वोट से आती है और फिर वो काम करने लगती है कॉर्पोरेट हाउसेस का, और हमें कसीदे काढ़े जा रहे हैं कि साहब इकोनॉमिक मॉडल देखिए, हम दुनिया के 10 देशों में हैं जिनका की जीडीपी $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में है। $1.6 ट्रिलियन करेंट प्राइस पे आज हमारी इकोनॉमी है जो कि करीब 80 लाख करोड़ रुपए की है। तो ये ताजुब की चीज है। इनके हम चर्चा में आपके साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज के बहुत ही सम्मानित और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जी जुड़ रहे हैं, मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, जेएनयू में आप प्रोफेसर हैं। सर आपका बहुत स्वागत साधना न्यूज पर। धन्यवाद। सो हमारे साथ हमारे ग्रुप लीडर एनके सिंह भी हैं। हम चाहेंगे इनके किस चर्चा में आप आगे बढ़े। सर नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जो रिपोर्ट आई है, हालांकि गिनी कोएफिशिएंट पे लगातार रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जा रहा है, ब्राजील का मॉडल ये अगर लेके चलें तो ब्राजील में बिल्कुल डिफरेंट था, रिच पुअर डिवाइड लगातार कम हो रहा था और उनकी जीडीपी बढ़ी है तो रिच पुअर डिवाइड कम हुआ है। भारत में बिल्कुल उल्टा हो रहा है और 8,000 आदमियों के पास 70% से ज्यादा जीडीपी वॉल्यूम का एक्युमुलेशन है। तो मेरे ख्याल से चूंकि आप तो देश में एक अलग जगह रहे हैं, ब्लैक मनी का सारा कुछ आप ही ने निकाल के दिया है जिस पे आज दुनिया में चर्चा हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि फंडामेंटल फ्लॉ क्या है इस इकोनॉमी का और क्यों नहीं एक अनरेस्ट जो सोशल अनरेस्ट है वो अभी तक दबा कैसे है, क्योंकि इतना जबरदस्त अभाव की जिंदगी जीने वालों की संख्या बढ़ी है और दूसरी तरफ अमीर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ऐसा है। देखिए सन 91 के बाद जी हमने अपनी पॉलिसी बिल्कुल अलग ही ढंग से चलाई है। जो सन 47 से 91 तक था जी उसको पलट दिया। हमने कहा कि देखिए जो भी गरीबी है, जो भी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या और इलिटरेसी है, तो पहले हम समझते थे कि सोशल इसके कारण है और इसलिए समाज को इसको जो करना चाहिए। लेकिन 91 के बाद हो गया कि नहीं, अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, अब मार्केट में जाए और अपना जो निर्माण करे उसका। तो ये जो पॉलिसी बदली, इसके चलते हुए डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी अर्थव्यवस्था में उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, गरीबी की तरफ ध्यान देना कम कर दिया और कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो स्टेट रिट्रीट कर गया, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ गया। फिर सन 97-98 से पॉलिसी लागू हुई कि अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन दिया था ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, तो वो हमने शुरू कर दिया। अब उसमें ग्रोथ एट एनी कॉस्ट का मतलब है कि चाहे हमारा पर्यावरण खराब हो, चाहे उसमें वेजेस ना बढ़े ठीक से, तो हम उसको आगे चलाते जाएं कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में। और इसके चलते हुआ क्या कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो 0.1% से कम लोग जो उसको कब्जा किए हुए हैं, उनकी आमदनी बेतहाशा बढ़ गई। उनका प्रॉफिट 350% बढ़ गया 6 साल के अंदर। और ये जो 0.1% लोग हैं जिनका कि हमारी जीडीपी में 6% होता था कुल मिला के सन 2000 में, वो एकदम से बढ़ के 21% हो गए। और हमारा जो कृषि है जहां पे 55% लोग जो निर्भर करते हैं, उनका शेयर गिर के 15% रह गया। तो 0.1% अब मतलब 2007 तक आते आते ये इन 55% से भी ज्यादा कमाने लगे। तो इतनी जबरदस्त असमानता 10 साल के अंदर हुई है और उसी का परिणाम है कि अब बहुत थोड़े लोग हैं जिनके हाथ में इतनी कॉर्पोरेट वेल्थ जा रही है। और जैसे जैसे इनके पास पैसा आया, अब जो सरकार ने क्या किया कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब इनको थमाने शुरू कर दिए। SEZ के नाम पे जमीन दे दी, जंगल जो माइनिंग के नाम पे दे रहे हैं, पानी है वो इनको दे रहे हैं। तो इनका कब्जा हमारे जो वेल्थ पे भी है और नेचुरल रिसोर्सेज पे, दोनों पे बढ़ता चला जा रहा है। प्रोफेसर एक चीज हम और जानना चाहेंगे, ये जो प्रोफेसर एक चीज हम और जानना चाहेंगे, ये जो मॉडल आया तो उसके साथ एक एडिशनल फैक्टर ये माना गया कि जैसे ब्राजील में फ्रेडमैन की थ्योरी को लेके डायरेक्ट डिलीवरी मोड में, जब अगर आपका जीडीपी ज्यादा है तो आप डायरेक्ट डिलीवरी मोड में चले जाते हैं। यहां पे भी NREGA एक बड़ा है, वर्ल्ड का मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा डायरेक्ट डिलीवरी मोड का एक मेथड है। लेकिन वो डायरेक्ट डिलीवरी मोड हमारे क्या वो चल नहीं पाया?
ये क्या उसके पीछे वजह यह है कि देखिए, जब असमानता बेतहाशा बढ़ी जी, और जब परेशानी जो रूरल एरिया में बाकी जगह अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस ग्रोथ की बढ़ी जी, तो ये सेफ्टी नेट डिवाइस है जी, जी, ये मतलब बेसिक चीज नहीं है। अच्छा। यानी कि जब लोग गरीब हो रहे हैं तो आपको उनको मदद करनी है जी। तो सेफ्टी नेट कभी भी सारी जनता के तक नहीं पहुंच पाता, एक छोटे तबके तक पहुंचता है जी, तो जी। असमानता को वो कम नहीं करता है, और खास करके जब सिस्टम करप्ट हो तो और ज्यादा और भी परेशानी होती है। तो ये असमानता कम नहीं करता है, ये जो असमानता के दुष्प्रभाव हैं उनको थोड़ा कम करता है बस। अच्छा, तो ये मूल कारण नहीं है कि ये असमानता को खत्म करेगा। अच्छा, है ना। तो आप ये देखिए कि जहां आज कॉर्पोरेट सेक्टर को 5.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है टैक्स एक्सपेंडिचर के तौर पे, है ना, और जब हमको मतलब 40,000 करोड़ रुपए नरेगा पे देना होता है तो हम कहते हैं हमारे पास 40,000 करोड़ नहीं है जी, या स्वास्थ्य पे अगर हमें 3% देना है या वो एजुकेशन पे 6% देना है तो हम कहते हैं रिसोर्स नहीं है, या यूनिवर्सल फूड सब्सिडी अगर देना होता है 1 लाख करोड़ रुपए लगते हैं तो आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट हिल जाती है। जी हाँ, और जब 5.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स एक्सपेंडिचर के तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर को जा रहा है तो वो मतलब बिना ही डिबेट के चला जाता है जी, है ना। तो यानी कि सारी की सारी जो हमारा इलीट क्लास है जी, वो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इलीट है दुनिया में, और हमारा इलीट क्लास जो सत्ता में हावी है वो ग्लोबल इलीट के साथ जुड़ना चाहता है। अगर मर्सिडीज बेंज कार वहां पे कोई नया मॉडल आता है तो उनको चाहिए कि तुरंत 4 महीने में यहां उपलब्ध हो जाए। उनको इससे परेशानी नहीं है कि गरीब आदमी को खाना पीने का नहीं मिल रहा है या गरीब आदमी को किसी तरह की परेशानी है जी। और इसी वजह से सोशल टेंशन समाज में बढ़ रही है। देखिए, जब 47 और 50 के समय में जब डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए तो कहीं कोई मतलब किसी तरह की वो नहीं हुई थी ऑब्जेक्शन, लेकिन इधर 20 साल में आप देखिए, चाहे सिंगूर हो, चाहे नंदीग्राम हो, चाहे जो सेज के हैं, हर जगह ऑब्जेक्शन हो रहा है क्योंकि अब लोग समझ गए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से इसी का फॉल आउट है कि आज पूरे सिस्टम में आप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, लेबर का कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन कर दिया है। जो एक सर्विस सिक्योरिटी रहती थी, जॉब सिक्योरिटी रहती थी, वो भी शायद खत्म हो गया है। ये मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये सब बना। जी हाँ, ये देखिए, नई आर्थिक नीतियों में आप देखें सन 91 के बाद जी लेबर पॉलिसीज चेंज करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन ट्रेड यूनियंस के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन के कारण 1993 में बिल लाया गया पर वो पास नहीं हो पाया। बाद में भी कोशिश की तो अब ये इनडायरेक्टली इसको किया जा रहा है कि जब आपकी जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब करीब 93% है, तो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जब स्ट्रांग रहेगी और जॉबलेस ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो अपने आप ही जब वर्कर थक हार के करेगा। अब जैसे कि मारुति उद्योग में आपने देखा कि जहां पे जब वर्कर्स ने अपोज किया तो उनके यूनियन लीडर्स को खरीद लिया जी, उनको 30-40 लाख। इवन कोर्ट का परसेप्शन बदल गया है। आप 20 साल में देखें, आपको याद होगा प्रोफेसर अरुण कुमार की उस समय कोर्ट भी ये मानती थी कि नहीं, लेबर हमारा सबसे बड़ी पूंजी है और हम इसको प्रोटेक्ट करना है, इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आज मेरे ख्याल से कोर्ट्स का भी परसेप्शन बदल गया। जी हाँ, ये कोर्ट का परसेप्शन भी नई आर्थिक नीतियों के बाद आने के बाद ये बदलता गया है। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे स्ट्राइक का एक मुद्दा था जो एक वर्कर्स का राइट समझा जाता था, आज वो उस तरह से राइट नहीं माना जाता है। कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट देते हैं और बाकी और भी जैसे लेबर को प्रोटेक्शन था तरह तरह का। अच्छा प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल, क्या हमारा पूरा जीडीपी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है ये फॉल्टी है, जिसकी वजह से हम क्लेम तो करते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, पर फैक्ट ये है कि हम दरअसल कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो मनी टर्म्स में तो $1 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग हो रही है। जैसे कि आप देखें कि पहले जो हेल्थ था वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में था, अब वो प्राइवेट सेक्टर में हो गया है, वहां पे 5 गुना आप ज्यादा दाम देते हैं, है ना। तो वही जो सर्विस आपको पहले 1 रुपए की मिलती थी, आप उसको 5 रुपए में काउंट करते हैं। उसी तरह एजुकेशन का जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो पहले कैपिटेशन फी वगैरह बहुत कम थी, वो बहुत बढ़ गई है। या आपके जैसे ट्यूशन फीस हैं, आईआईटी में है 5 गुने हो गए हैं, आईएम में 10 गुने हो गए हैं, तो उसको आप 10 गुना काउंट कर रहे हैं उसी सर्विस को। या यूं कहिए कि अगर आपके देश में बीमारी फैली हुई है और दवाएं बिक रही हैं तो ये भी जीडीपी में आप ताली बजा के कह सकते हैं। और एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको आप क्लीन कर रहे हैं तो भी ये जीडीपी बढ़ रहा है ना। लोग पहले घर में खाना बनाते थे, आज होटल में खाते हैं तो जीडीपी बढ़ जाता है, चाहे खाना उतना ही बनता है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, इनके वक्त का तकाजा है, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सर बहुत शुक्रिया, और बहुत महत्वपूर्ण ये आपकी राय है, बहुत महत्वपूर्ण ये बातें रही है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे चर्चा में बहुत सारी बातें सामने आई हैं, और जो जारीकरण के दौर में प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चला है उसको सपोर्ट किया गया, उसके बाद कैसे जो स्टेट के जो सेक्टर है वो नीचे पड़ गए हैं, इस बीच एक नई खाई बढ़ी है, आर्थिक नीतियों में क्या बदलाव की जरूरत है, अभी बहुत सारी बातें हैं। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापसी।